हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 की अगर मैं बात करूं मैं, तो आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है, मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। ठीक है, मैंने सीजीएल क्रैक किया था, तो मुझे सीजी अकाउंटेंट मिला था, जो मुझे कृषि भवन के अंदर में पोस्टिंग हुई है हमारी। ठीक है, तो कितना प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए मुझे पता है, इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए। अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो बिल्कुल आपको इस सीरीज से फायदा ही होगा अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है, आइए देखते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है, कौन सा इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो यहाँ पे इंटेरोगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इंटोरोगेट करना। ठीक है, मजिस्ट्रेट तो आपको मालूम ही है। ठीक है, और ये जो है प्रिलिमिनरी जो होता है आपको पता ही है कि क्या बोलते हैं, जैसे कोई एग्जाम को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, प्री एग्जाम का ये फुल फॉर्म है। ये जो वर्ड है वो गलत लिखा हुआ है, देखो जरा कैसे लिखते हैं। डिसिप्लिन अगर जैसे लिखते होंगे ना, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से बन गया भैया डिसिप्लिनरी। तो यहाँ पे DISCI होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एस क्या है, मिसिंग है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या है, एस क्या है मेरे भाई, मिसिंग है। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे अनुशासनात्मक, अनुशासनात्मक, अनुशासनात्मक। ठीक है, एक लंबा सा वर्ड, लंबा सा हिंदी इसका मतलब भी होगा। तो पहला सवाल बहुत ही आसान आपको देखने को मिला। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 क्या कहता है, फिर से स्पेलिंग एरर ही है, करेक्ट करना है स्पेलिंग को। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, कभी कभार को बोलते हैं ओकेजनली, जो कि स्पेलिंग आपका ये आपको देखने को मिल रहा होगा ओकेजनली। आपका नंबर 2 ऑप्शन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ये है ग्रामेटिकल एरर को चूज करना है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशंस एवरी वन ऑफ अस इज रिक्वायर्ड टू प्लान आवर कोर्स केयरफुल्ली। केयरफुल्ली मेरे भाई, यहाँ पे एडवर्ब की आवश्यकता पड़ेगी मेरे भाई। जब भी आप किसी हम बात करते हैं कि यहाँ पे एवरी वन ऑफ अस, हम लोगों में से हर एक इंसान को रिक्वायर करना पड़ेगा, जरूरत होगी प्लान करने के लिए कोर्स को केयरफुल तरीके से, सावधानीपूर्ण तरीके से। यहाँ पे तरीके से का मतलब क्या होगा मेरे भाई, कि यहाँ पे मुझे एडवर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना कि केयरफुल, बल्कि केयरफुली का बोलना पड़ेगा हमको। तो पहला तीनों सवाल बहुत ही आसान हमको देखने को मिला है। नंबर 4 पे आते हैं। द न्यूली रियलाइज्ड बुक नहीं होता है, रिलीज को हम लोग करते हैं, बुक को रिलीज करते हैं ना कि रियलाइज करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है इस शिफ्ट में, अभी तक चारों सवाल आसान देखने को मिला है। नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर सवाल पैराजम्बल। ठीक है, किस तरीके से हम लोग करते हैं मेरे भाई, पहले ऑप्शन को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 बार सी लिखा हुआ है, एक बार ए है, फिर एक बार मेरे भाई बी है। यहाँ पे डी और ई को चर्चा नहीं किया गया ऑप्शन के शुरुआती सेंटेंस में, मतलब मैं कह सकता हूँ कि डी और ई मुझे पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ए बी सी से कुछ शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए जरा पढ़ते हैं और कहानी की चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखो, विजिटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम टू मार्वल एट द इंट्रिकेट carvings and delicate pottery, each piece telling a story of the people who had created it। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कोई मार्बल जगह है या फिर कोई ऐसा म्यूजियम वगैरह की बात हो रही है जहाँ पे लोग आते हैं विजिटर्स पूरे वर्ल्ड से। एट द इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड डेलिकेट करते हैं पोएट्री को। each piece telling a story of the people who had created it। हर चीज जो वहाँ पे रखी गई है वो एक कहानी बताती है उस इंसान की जिसने उसको बनाया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी म्यूजियम वगैरह की बात यहाँ पे हो रही है जहाँ पे लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। उसके बाद का ये कहानी है कि लोग जो है उसके अंदर जो चीज़ देखते हैं, पोइट्री वगैरह, पोट्री जो मतलब चीज़ें होती है, वो हर चीज़ का स्टोरी बताता है कि वो लोग कैसे रहे होंगे या फिर किस तरीके से उन्होंने इसको बनाया होगा। तो मैं देख सकता हूँ, द म्यूजियम एग्जिबिट करता है शो केस एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे म्यूजियम की बातें हो रही थी, तो शुरुआत हमारा बी से नहीं हो सकता था, ये मुझे पहले से मालूम चल गया था। ठीक है, अब जरा आगे पढ़ोगे। द म्यूजियम्स डायरेक्टर वाज प्राउड ऑफ द एग्जिबिट एंड द एफर्ट्स ऑफ हिज टीम एंड हैड मेड टू क्यूरेट इट। अगर मेरे भाई, अगर मुझे कुछ भी नहीं मालूम होता तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम सी से शुरुआत कर सकते थे? अगर मुझे ये ऑप्शन नहीं दिया होता, बताओ थोड़ी देर के लिए, तो और पहला सेंटेंस अगर मान लो हमने सी पढ़ा होता, तब क्या पढ़ते? देखो, द म्यूजियम्स डायरेक्टर वाज प्राउड ऑफ द एग्जिबिट। जो म्यूजियम का डायरेक्टर था वो प्राउड था, गर्व महसूस कर रहा था अपने एग्जिबिट के लिए, जो जो इसने प्रदर्शनी लगाया था उसके लिए बहुत प्राउड फील कर रहा था। एंड द एफर्ट्स हिज टीम हैड मेड टू क्यूरेट इट। जो उसके टीममेट ने एफर्ट लगाया था इसको दिखाने के लिए, उसके लिए बहुत अधिक प्राउड फील कर रहा था। इसका ये मतलब हुआ कि ये किसी म्यूजियम के बारे में बात कर रहा है डायरेक्टर, जो इसके पहले वाले सेंटेंस में आया होगा। उसके बाद का ये सेंटेंस है कि लोग इसको मतलब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं,
या फिर जो एफर्ट लगाया टीममेट ने उसकी बारे में तारीफ हो रही है। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को कर दिया एलिमिनेट, कि सी से हम शुरुआत तो हम लोग नहीं कर सकते हैं और बी हम पहले ही छाट चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हम करेंगे शुरुआत और फिर आगे बढ़ जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि पैराजंबल वाले सवालों में 90% केस में ऑप्शन का एलिमिनेशन करके आप सवालों को सॉल्व कर पाते हैं। 10% केस में इतना सब कुछ करने के बाद भी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, बट 90% केस में हो जाता है बिना मतलब निकाले, मतलब बिना मीनिंग निकाले भी कर पाते हैं अगर सेंटेंस वाला वो पैराजंबल है तो। ठीक है मेरे भाई, तो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं, बाकी पढ़ लेना कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर है तो मैं कह सकता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट का ये भैया पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, बोलिए। यहाँ विल सेल चाहिए नहीं हमको, हैज हैव नहीं चाहिए हमको, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं चाहिए हमको, सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। विटी का मतलब होता है बुद्धिमान या शातिर, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सीरियस, बहुत ही गंभीर, बोलते हैं ना बहुत ही गंभीर हो तुम। साइनिकल का मतलब जो संदेह से भरा हुआ है, शाइनिकल है। कैलस का मतलब होता है संवेदनहीन, जिसके अंदर कोई भी संवेदना नहीं है, दया भावना नहीं है, संवेदनहीन ना कि सील, उल्टा हो जाएगा भैया, संवेदनहीन बोलेंगे हम लोग कैलस को, ठीक है। और गीडी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है चंचल होना, ठीक है, गीडी का मतलब चंचल होना। और ये साइनिकल है, हम लोग संदेहास्पद भी बोल सकते हैं, और इसका एक और मतलब होता है, जैसे हम बोल सकते हैं निंदक इंसान को भी हम लोग कहते हैं निंदक, तो हम लोग साइनिकल भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे आते हैं। एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है, आपको निकालना है सिनोनिम। एबोमिनेबल का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही घिनौना है, खराब है, उसको हम लोग कहते हैं वो क्या है, एबोमिनेबल है। तो ऑब्नॉक्सियस जो होता है वो इसी का सिनोनिम हो जाएगा, इसका मतलब भी क्या होता है, बहुत ही खराब, बहुत ही घिनौना। डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट या टेस्टी को हम लोग कहते हैं डिलेस्टेबल कहते हैं। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही कठोर होना, हार्श होना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंजेंट। इनफ्लेक्सिबल जो लचीला नहीं है, यानी कि अलचीला, को हम लोग कहते हैं इनफ्लेक्सिबल। इन एक नेगेटिव वर्ड, जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, अच्छा यहाँ पे इन लग गया ना, ठीक है, तो एक नेगेटिव वर्ड यहाँ पे बन जाता है। पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड और सब्जेक्ट टू द फेट, एक ऐसा इंसान जो बिलीव करता हो कि हर जो घटना होती है वो पहले से निश्चित होती है, ठीक है, वो भाग्य की विश्वास करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैटलिस्ट कहते हैं। भाग्य में विश्वास करने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, फैटलिस्ट। ये जो वर्ड है क्रेडुलस, इसका मतलब होता है भोला भाला इंसान को हम लोग कहते हैं, ठीक है। इगोटिस्ट का मतलब स्वार्थी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है उसको हम लोग कहते हैं इगोटिस्ट, या इगोइस्ट भी कहते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है जो रईस इंसान को हम लोग क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेट। आगे बढ़ जाइए भैया, ठीक है। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर आपको चूज करना पड़ेगा कि द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाई, ओ मेरे भाई पहले बार हम लोग को दिख गया फटाफट, यही फायदा होता है प्रैक्टिस करने का। हमने इतने दिनों से आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जिससे मुझे फायदा हो रहा है, ठीक है। देखते मुझे पढ़ते पढ़ते गलतियां दिख जाती है कि मैंने यहाँ पे गलती किया हूँ, इसके पहले भी मैंने बहुत बार प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, तभी मैं सिलेक्ट हो पाया हूँ, सीजीएल निकाल पाया हूँ। इतना आसान नहीं होता सीजीएल निकाल लेना, ये बात आप भी जानते हैं। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे तब आप इस बात को समझ पाएंगे, अच्छा बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, ठीक है। तो किसी के बारे में बुराई करने से पहले सोचिए कि आप किस पोजीशन पे हैं और ये बंदा किस पोजीशन पे है, जिससे कि आपको मोटिवेशन थोड़ा सा मिल जाए और फिर आप एक अच्छा काम कर पाएँ, पढ़ाई के लिए मजबूर हो जाएँ, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टिंग बाई नहीं बल्कि कंडक्टेड बाई, हमेशा जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो क्या होता है, कंडक्टेड बाई, किसी के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे, कंडक्टेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ना कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये हार्ड नट टू क्रैक, बहुत ही मुश्किल काम करना है। प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, यानी क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 4, बहुत ही आसान, बहुत ही फेमस वो इडियम था आपके लिए। एंटोनिम क्या होगा, जो वर्ड आपके लिए अनफेवरेबल, अनफेवरेबल जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनफेवरेबल, ठीक है। लाभदायक नहीं है आपके लिए, क्या बोलेंगे उसको, अनफेवरेबल। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो एडवांटेजियस जो आपके लिए बढ़िया है, लाभदायक है। फुलफिलिंग पूरा करने वाला, कॉम्प्लीमेंट्री। स्टडी का मतलब होता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, पढ़ा होगा आपने, स्लो एंड स्टडी, स्टडी का मतलब लगातार कोई काम करने वाला, ठीक है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। फिर से सेंटेंस का पार्ट है, आपको जोड़ना है, ऑप्शन यूज कर लो, PQSR, PQRS, पढ़ के देखो कहाँ से आपको सही तरह से आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो क्रेन वाज द 14th चाइल्ड ऑफ द मेथोडिस्ट मिनिस्टर, ठीक है, पी के बाद दोनों में दोनों जगह क्यू है। बोर्न इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, हु हैड साइन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, हु नेम्ड हिम आफ्टर एन एंसेस्टर, ठीक है।
तो यहाँ पे एक सही आंसर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा अगर शुरुआत करेंगे हम पी से तो। ठीक है, पहला जो सेंटेंस पी है वो देख के आपको लग रहा होगा अच्छा है, शुरुआत तो हम कर सकते हैं पी से, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तो आप देख पाओगे कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, कुछ तो मीनिंग इसका सही तरीके से नहीं निकल पा रहा है। लेकिन जैसे आप पढ़ेंगे ना क्यू वाला, आप जरा पढ़ के देखो कि बोर्न इन नेवार्क न्यू जर्सी, क्रेन वाज द 14th चाइल्ड ऑफ मेथोडिस्ट मिनिस्टर। ठीक है, हु नेम्ड हिम आफ्टर एन एंसेस्टर। ठीक है, हु हैड साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिन्होंने आज़ादी का घोषणा पत्र साइन किया था, उनके नाम पे इसने किसका नाम रख दिया, क्रेन। ठीक है, वो कौन था, 14 चाइल्ड था, एक मेथोडिस्ट मिनिस्टर का था। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आ जाइए नंबर 14 पे। और एडमिनिस्ट्रेशन यूजेस fill in the blanks techniques to get their work done. They do not rely on overt tactics. What is the meaning of overt? What is the meaning of मेरे भाई overt? overt का मतलब होता है कोई काम बहुत ही परोक्ष तरीके से करना, प्रत्यक्ष तरीके से करना, उसको हम लोग कहते हैं overt। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूज करता है टेक्निक्स टू गेट देयर वर्क डन। प्रत्यक्ष का मुझे उल्टा चाहिए, मतलब दे डू नॉट रिलाई, वो विश्वास नहीं करते कि मुझे अच्छे तरीके से काम करना, कोई अच्छी टेक्निक लगाने हैं, प्रत्यक्ष काम करना नहीं है, वो उसका उल्टा काम करते हैं, कोई भी टेक्निक लगा के वो काम को पूरा करते हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरीके का यूज करने वाला है। तो कोवर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज सीक्रेट या हिडन, तो हम लोग कहते हैं भैया कोवर्ट। सेक्रेट एंड हिडन कह सकते हैं, जो चीज छुपा हुआ है, जो चीज सीक्रेट है, उस टेक्निक का यूज करके भी वो अपना काम को पूरा कर पाते हैं, ना कि प्रत्यक्ष तरीके से सब चीज दिखाते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रत्यक्ष का उल्टा सेक्रेट। अपरेंट का मतलब होता है, अपरेंट मतलब नहीं होता है, ये भी एक तरीके का प्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जाता है अपरेंट, क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और पेटेंट का मतलब प्रकाशित, प्रकाशन, पेटेंट, हाँ प्रकाशन अधिकार को बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नहीं बोलते मेरे पास पेटेंट का अधिकार है। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट, ओहो ये तो ग्रामेटिकल एरर है मेरे भाई, इफ आई वॉज नहीं बल्कि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो आई वुड नॉट हैव अपीयर्ड फॉर द इंट्रेंस एग्जाम, तो मैं इंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम अपीयर नहीं हुआ होता। ये एक कल्पनाओं वाला सेंटेंस है जहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एंटोनिम निकालना है, जो वर्ड है वो है वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे व्यवहारता को हम लोग कहते हैं व्यवहारिता, प्रैक्टिकलिटी इज कॉल्ड वायबिलिटी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, इनक्रेडिबिलिटी, इसके पास कुछ भी विश्वास करने के लायक नहीं है, अविश्वसनीय है, जिस पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, वो कॉल्ड इनक्रेडिबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब जिम्मेवारी को हम लोग कह सकते हैं लाइबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट लाइबिलिटी। बोलिए क्या मैंने सही बोला, बिल्कुल ठीक। एक वर्ड है यहाँ फिजिबिलिटी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली आप बोल सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिकली जो चीज व्यवहार में हो। एक्सटेम्पर का मतलब होता है बिना तैयारी का भाषण, उसी को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। ये बहुत सारे वर्ड फेमस हैं इसलिए मुझे याद भी है। यहाँ पे मुझे फिजिबिलिटी का वर्ड देके मुझे कुछ याद आ रहा है। एक होता है मेरे भाई फीबल और एक होता है फिजिबल, पढ़ा होगा आपने, स्पेलिंग चेक कर लेना। इसका मतलब होता है कमजोर होना और इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल होना, इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल, ठीक है, व्यवहारिक। तो वही यहाँ फिजिबिलिटी, जो ये वाला जो फिजिबिलिटी है वो यहाँ से यहाँ बना हुआ है। ठीक है, समझ के बात को। आते हैं नंबर 17 पे मेरे भाई। मिस्टर हैमिल टीचेज द बॉयज। मिस्टर हैमिल जो है वो टीचेज करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पांचवा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलिए, आर है थर्ड फॉर्म है, या बीइंग है काट के हटाओ, आर है थर्ड फॉर्म है कोई दिक्कत नहीं है, वर है काट के हटाओ। द बॉयज में यहाँ पे स्टॉफियस कहाँ से आ जाएगा मेरे भाई, बताओ जरा, स्टॉफियस हमको चाहिए ही नहीं। द बॉयज आर टॉट बाई मिस्टर हैमिल। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है कभी कभार होना। आते हैं पढ़ते हैं क्या बोलता है, कौन सा अप्रोप्रिएट इडियम होगा सही। हर विजिट टू हर फैमिली आर वेरी रेयर, बहुत ही अकस्मात वो विजिट करती है अपने फैमिली में। बिकॉज सी लिव्स आउट ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो देश के बाहर रहती है। मतलब क्या बोल सकते हैं इसके लिए, सटीक जो इडियम होगा वो क्या होगा, फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, माई फ्रेंड बिलीव्स इन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। सुपर नेचुरल का मतलब होता है जो अलौकिक है, अप्राकृतिक है, ठीक है, जो होना संभव नहीं है उस पर विश्वास करता है, सुपर नेचुरल पे। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यूजुअल है।
चल रहा चीज है उसे विश्वास करना। जो सुपर नेचुरल उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यूजुअल। जो चल रहा है बिल्कुल कैजुअल है वो क्या यूजुअल है। ठीक है। मैजिकल का मतलब जो मैजिकल है। अनकाइंड इज ऑल अबाउट जो दयालु नहीं है। अननेचुरल का मतलब बिल्कुल यही हो गया, सुपर नेचुरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 20 पे आते हैं। इट वॉज रवि नॉट हिज फ्रेंड्स हु वर शाउटिंग एट द लेट आवर्स लास्ट नाइट। पढ़ते पढ़ते आपको इसका आंसर दिख गया होगा मेरे भाई कि रवि था, ना कि उसके दोस्त थे जो शाउट कर रहे थे। तो क्या बोलेंगे, इट वॉज रवि हु वाज शाउटिंग। अगर मैं इस चीज को भूल जाऊं तो पढ़ के देखो, इट वॉज रवि हु वाज शाउटिंग, जो चिल्ला रहा था। तो वर के जगह पे क्या होगा, वाज। ये एक आ चुका है क्लोज टेस्ट। आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है मेरे भाई। लंबा सा क्लोज टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते हैं आपके सामने पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इशू इन इंडिया। बेरोजगारी एक बहुत ही मेजर समस्या है हमारे देश में। दैट फिल इन द ब्लैंक्स मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री। जो क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है, इफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है और अफेक्ट करता है। इफेक्ट्स तो अलग चीज है। इफेक्ट जो होता है वो एक नाउन होता है और वर्ब के लिए हमको अफेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रभावित करना। जो प्रभावित करता है हमारे अक्रॉस द कंट्री, किसको, जो प्रभावित करता है मेरे भाई millions of people across the country. Despite being one of the fastest growing economies in the world, India has struggled to create jobs to keep up with its rapidly expanding population. वो जॉब क्रिएट करने में असफल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं क्या चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इंडिया इज स्ट्रगल्ड टू क्रिएट एनफ जॉब्स टू कीप अप विद इट्स रैपिडली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। फ्यू जॉब्स नहीं, मेनी जॉब्स नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एनफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर्याप्त जॉब नहीं दे पाया अपने लोगों को, अपने देशवासियों को, पॉपुलेशन के बढ़ने के हिसाब से। ये रैपिड जो ग्रोइंग हो रही है उसके हिसाब से नहीं दे पाया है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया वेरीज वाइडली, जो वेरी करता है वाइड तरीके से, अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स। फ्रॉम नहीं, अगर फ्रॉम होगा तो फ्रॉम इंडिया टू फ्रांस, तो यहाँ पे टू होना पड़ेगा। यहाँ पे एंड है तो क्या बोलेंगे, अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स, जो हर देश और हर राज्यों से वाइडली क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, वेरी कर रहा है। तो बिटवीन भी नहीं लगा सकते, बिटवीन में नहीं, यहाँ पे अमॉन्ग्स भी नहीं बल्कि अक्रॉस का इस्तेमाल हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेनी आर highly educated but lack the skills and experience needed to fill in the blanks in a highly competitive job market. ठीक है, बहुत सारे हाईली एजुकेटेड हैं बट उनके पास स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है जो ज़रूरत है। ठीक है, ताकि वो compete कर पाएँ एक हाईली कम्पिटिटिव जॉब मार्केट में। एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकलना, जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चूंकि कम्पिटिटिव जॉब मार्केट की बात कर रहा है तो उसमें हमको compete करना पड़ेगा, प्रतिभागी बनना पड़ेगा। एग्जागरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना, उसको हम लोग कहते हैं एग्जागरेट। एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना। तुम खुद ही बताओ कि यहाँ पे किस वर्ड का इस्तेमाल को करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कंपीट करने की बात यहाँ पे हो रही है। आते हैं आखिरी सवाल पे। ठीक है, देयर आर मेनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। Some of these include a lack of investment in infrastructure, a mismatch between the skill of workers and the needs of employers, and a lack of access to finance for small and medium-sized businesses. The Indian government has launched several initiatives to address the issue of unemployment in the country. बहुत सारे कदम उठाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने ताकि इशू को खत्म किया जाए, इस बेरोजगारी को खत्म किया जाए, इस इशू को। दिस इंक्लूड प्रोग्राम्स टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, ताकि स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट किया जाए। इंक्रीज किया जाए इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में। प्रोवाइड करता है वोकेशनल ट्रेनिंग को यंग पीपल के साथ। बहुत कुछ कर रहा है देश में, फिर भी बेरोजगारी की जो समस्या है वो खत्म नहीं हो पा रही है। वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि मच मोर नीड्स टू बी डन टू क्रिएट सस्टेनेबल long term employment opportunities for all the Indians. Unemployment can have serious social and economic consequences, including poverty, crime, and social unrest. अनरेस्ट का मतलब होता है मेरे भैया बेचैनी हो जाना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है एक सीरियस चीज़ें हैं जो एक सामाजिक आर्थिक कंसिक्वेंस ले सकती है, जैसे पॉवर्टी ला सकती है, अपराध को बढ़ावा दे सकती है, सोशल अनरेस्ट सामाजिक के रूप में जो बेचैनी है वो उत्पन्न कर सकती है। कोहेशन का मतलब होता है एकजुटता हो जाना,
मिलना जुलना, एकजुटता को हम लोग बोलते हैं कोहेशन। तो यहाँ पे एकजुटता को बढ़ावा देगा बेरोजगारी, कोहेशन को बढ़ावा देगा बिल्कुल नहीं, वो एक अनरेस्ट को बढ़ावा देगा। स्टिग्मा का मतलब होता है कोई चीज के प्रति धब्बा या कलंक को हम लोग कहते हैं, वो स्टिग्मा होता है। और ये जो वर्ड है इसको भी हम लोग कहते हैं एकजुटता। सॉलिडरिटी इज ऑल अबाउट एकजुटता। तो यहाँ जो वर्ड है अनरेस्ट, जो कि यहाँ पे हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये बेचैनी को बढ़ावा देगा, ना कि एकजुटता को। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। ये शिफ्ट आपका खत्म हो चुका है, मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। आज की नहीं दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।